आपका, तो जिसके भी यूनिट टेस्ट चल रहे हैं, पीरियोडिक टेस्ट या फिर मिड टर्म एग्ज़ाम, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, तो अच्छी तरह से इसे करेंगे समझ के कंसेप्ट को भी। तो साइंस का है 10th क्लास का, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिनका भी ये क्वेश्चन पेपर है जिन बच्चों का, वो तो अपने आंसर चेक कर लीजिए, एंड जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो इसे अच्छी तरह से कीजिए, कंसेप्ट के साथ मैं इसे समझाऊंगी। तो चलिए सेक्शन ए के क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल में नए हो तो, प्लेलिस्ट सेक्शन को देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स की लिस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पे आपका रिएक्शन है, लेड ऑक्साइड और कार्बन रिएक्ट करके लेड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा है कि रिएक्शन कैसा है, इसमें क्या क्या हुआ है, और इसमें जो रिएक्शन के बारे में इनकरेक्ट बातें वो बतानी है आपको, इनकरेक्ट पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो, आपको दिख रहा है लेड ऑक्साइड था, अब ये लेड में चेंज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जा रही है ना यहाँ से, तो लेड ऑक्साइड से लेड बन रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, कि रिडक्शन हो रहा है ना। और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, यानी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गई ना, तो ऑक्सीजन के एडिशन को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन के एडिशन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ऑक्सीजन के रिमूवल को रिडक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, इसके बाद हम इसमें क्या ठीक है और क्या गलत है वो समझेंगे। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन या तो जाता है या ऑक्सीजन आ जाता है, तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अगर ये पूछते हैं ये टाइप ऑफ रिएक्शन कैसा है, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये, रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, रिमूवल होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होता, रिडक्शन होता है, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं रिडॉक्स रिएक्शन में, या तो ऑक्सीजन हटती है या जाती है, ऐड होती है या फिर रिमूव होती है। रिमूव होगी तो रिडक्शन, और ऐड होगी तो ऑक्सीडेशन। ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन में हाइड्रोजन भी क्या पता आता है, आए एडिशन हो या फिर रिमूवल हो, तो हाइड्रोजन के रिमूवल को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और हाइड्रोजन के एडिशन को हम रिडक्शन कहेंगे। उल्टा मतलब, एडिशन को रिडक्शन कहेंगे हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन के रिमूवल को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल तो यहाँ पे ऑक्सीजन पहले थी, अब चली गई, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन के केस में आपको रिडॉक्स रिएक्शन बताना था। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है लेड ऑक्साइड से लेड बना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हुई है, इस वाले केस पे ऑक्सीजन क्या हुई है, ऑक्सीजन रिमूव हुई है। रिमूव का मतलब हटी है ना, माइनस हुई है, तो इसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, ऑक्सीडेशन। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है पूरी। अब दूसरे केस में अगर मैं कहूँ, कॉपर से क्या बना है, सॉरी कॉपर नहीं है, कार्बन है, कार्बन है ना, सी कार्बन था, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनी अगर, तो कार्बन में ऑक्सीजन आ गई ना, यानी ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। ऑक्सीजन का एडिशन का मतलब ऐड हुई है ऑक्सीजन, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन के ऐड होने को, ऑक्सीजन के जाने को कहते हैं रिडक्शन, सॉरी, और ऑक्सीजन के ऐड होने को क्या कहते हैं हम, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, मैंने यहाँ भी लिख दिए थे। ऑक्सीजन जाएगी तो रिडक्शन, ऑक्सीजन आएगी तो ऑक्सीडेशन। अब आपको पता होना चाहिए लेड ऑक्साइड में क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है ना। इस साइड को कुछ नहीं देखना होता, इस साइड का आंसर नहीं होता, आंसर सिर्फ इसी साइड में होता है। तो अगर मैं कहूँ सब्सटेंस रिड्यूस क्या हुआ है, तो रिड्यूस क्या हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन किसका हुआ है, लेड ऑक्साइड का। तो लेड ऑक्साइड क्या हुआ है हमारा, रिड्यूस हुआ है या रिडक्शन हुआ है उसका। और अगर मैं बोलूँ सब्सटेंस सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, ऑक्सीडाइज या ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो कार्बन का हुआ है। यानी कि आपको अपने आंसर्स में सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट ही लिखने होते हैं, रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट को आंसर में नहीं लिखना होता है, चाहे रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन हो, वो लेफ्ट हैंड साइड का ही होता है, राइट हैंड साइड का कुछ नहीं होता, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेड ऑक्साइड है तो वो रिड्यूस हुआ है, और ये कार्बन में देखो ऑक्सीजन नहीं थी, अब आ गई, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है।
या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, जो रिड्यूस हुआ होता है ना उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं? उस जो रिड्यूस होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, और जो ऑक्सीडाइज होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो कई बार क्वेश्चन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के भी पूछे जाते हैं। तो जो रिड्यूस हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? लेड ऑक्साइड, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कार्बन। तो ये मैंने यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन को आपको समझा दिया। अब क्वेश्चंस पे आते हैं जो हमारे को क्वेश्चन आया हुआ था इसमें। तो यहाँ पे आपको पूछा गया था कि इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। तो पहले हम करेक्ट ढूंढ लेते हैं। तो देखो लेड रिड्यूस हुआ है, लेड रिड्यूस हुआ है, लेड तो इस साइड है ना। मैंने क्या कहा आंसर में आपको इधर वाला कुछ भी नहीं आंसर देना होता। रिडॉक्स रिएक्शन में जो होगा, चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, वो लेफ्ट साइड का होगा, राइट हैंड साइड का कुछ नहीं होता। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले ही अगर लिखे जाएंगे तभी ठीक होगा, राइट हैंड साइड वाले अगर कुछ लिखे तो नहीं। तो लेड तो यहाँ पे था, यहाँ थोड़ी ना था। लेड रिड्यूस हुए तो ये तो बिल्कुल गलत है, पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है ना। दूसरे वाला देखो बिल्कुल गलत होगा, ठीक है, क्योंकि आपको कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज बोल दिया। कार्बन डाइऑक्साइड तो राइट हैंड साइड में है, हमें तो लेफ्ट हैंड साइड वाले आंसर लिखने होते हैं। तो सेकंड भी गलत है। थर्ड देखो कार्बन गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में तो कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, ये मैंने आपको लिखा भी था, कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, यानी कि थर्ड वाला आपका ठीक है। एंड फोर्थ वाला अगर हम देखें तो फोर्थ क्या है? लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस। लेड ऑक्साइड देखो लेफ्ट हैंड साइड में ही है ना, तो ये भी ठीक है। लेफ्ट हैंड लेड ऑक्साइड रिड्यूस, तो लेड ऑक्साइड ही तो क्या हुआ? रिड्यूस हुआ, यानी फोर्थ भी ठीक है। अब आपका क्वेश्चन में इनकरेक्ट वाला पूछा गया था, आंसर में करेक्ट वाला नहीं पूछा। तो इनकरेक्ट वाला कौन कौन सा है? फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन है ना। फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है, ध्यान से देखो, इनकरेक्ट पूछ रहे तो फर्स्ट एंड सेकंड। अगर करेक्ट पूछते तो थर्ड और फोर्थ होता। तो इनकरेक्ट वाला फर्स्ट एंड सेकंड यानी ए ऑप्शन होगा। आई होप क्वेश्चन डिटेल में समझ आ गया होगा, बहुत डिटेल में समझा दिया मैंने रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे हम पता करते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। राइट हैंड साइड का कुछ भी नहीं होता आंसर में। जब भी आपके ऑप्शंस में ये लिखे होते हैं ना, तो इनको ये तो बिल्कुल गलत होता है। ये वाले ही या तो ऑक्सीडाइज होंगे या रिड्यूस होंगे, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे या रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। तो आई होप क्वेश्चन सबको समझ आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर। तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला गया है। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने बीकर में पानी में डाला, मतलब बीकर में पानी था, उसके ऊपर कैल्शियम ऑक्साइड डाला हमने। तो अब जब कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं तो क्या होता है? देखो रिएक्शन वाइज अगर हम समझे तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं क्विक लाइम, या फिर सिर्फ लाइम भी कहते हैं। जब मैं वाटर डालूंगी लिक्विड फॉर्म में तो ये क्या बना देता है? ये स्लेक्ड लाइम बना देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसे स्लेक्ड लाइम कहते हैं। तो ध्यान रखो, कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम या क्विक लाइम कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम कहते हैं। और साथ में ना यहाँ पे जैसे ही आप इसे डालते हो तो बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। तो हीट इवॉल्व होती है तो पहली बात तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। पहली बात तो क्या है, इस रिएक्शन से हमें देख के क्या पता चल रहा है? एक तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हीट यहाँ पे रिलीज हो रही है। अगर हीट चाहिए होती इस रिएक्शन को, यानी यहाँ होती हीट, मतलब अगर मुझे हीट देनी होती तो फिर ये एंडोथर्मिक होता है, बट यहाँ पे हीट निकलती है, रिलीज होती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरा इस रिएक्शन के बारे में खास बात याद रखो, इसमें देखो दो चीज़ें थी और एक बनी ना, दो से एक बना, यानी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन होता है? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो दो बातें तो आपको याद हो गई है ना। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है कि जब मैं कैल्शियम ऑक्साइड को विग्रसली रिएक्ट करती हूँ वाटर से, तो इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है। यहाँ भी आपको इनकरेक्ट ही पूछा गया, तो पहले हम करेक्ट और इनकरेक्ट पर टिक कर लेते हैं। तो फर्स्ट ये एंडोथर्मिक है, नो एंडोथर्मिक तो नहीं है। अभी मैंने आपको बताया ये एक्सोथर्मिक है, तो फर्स्ट वाला तो गलत है। सेकेंड वाला देखो, स्लेक लाइम प्रोड्यूस हुआ है, तो जब मैंने इसे रिएक्ट किया तो स्लेक लाइम बनाई है, स्लेक लाइम तो बना था, तो ये दूसरे वाला ठीक है। तीसरे वाला देखो, क्विक लाइम प्रोड्यूस हुआ है, नो क्विक लाइम तो इसे कहते हैं ना, क्विक लाइम तो हमने रिएक्ट किया है, वो प्रोड्यूस थोड़ी ना हुआ है, क्विक लाइम तो हमने रिएक्ट करवाया है, तो ये गलत है। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला में है इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यस ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, यस। फिफ्थ वाला देखो इसका पॉइंट, इसमें क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यस। जब भी दो से सिंगल बन जाए, दो या दो से ज़्यादा को मिलाए और एक सिंगल मिल जाए मेरे को प्रोडक्ट, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यानी अगर इनमें करेक्ट वाला पूछते तो सेकंड फोर्थ फिफ्थ होता आंसर, बट आपको इनकरेक्ट पूछा है तो फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड कौन सा वाला ऑप्शन है? देखो इनकरेक्ट पूछा ना आपसे, तो फर्स्ट एंड थर्ड ये आपका सी ऑप्शन है। तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। तो इन डिटेल समझा रही हूँ, इसलिए आपको अच्छी तरह से समझना है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका बायो का क्वेश्चन है, तो आपको इसका डायग्राम आना चाहिए था। सेल में आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन को दिखाना होता है, कैसा पाथ चलता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन सेल में कैसे जाती है, सबसे पहले लंग्स में, फिर पल्मोनरी वेन्स पे जाती है, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ऑर्टा एंड बॉडी सेल। तो ये डायग्राम जो हार्ट का होता है ना ऑक्सीजन एंटर करने का, वो आपको आना चाहिए था। लंग्स से पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर ऑर्टा एंड बॉडी सेल। तो ए ऑप्शन इसका ठीक है आंसर, ए ऑप्शन थर्ड का। फोर्थ पे आते हैं, तो बायो के क्वेश्चन को हम जस्ट आंसर बताएंगे एंड केमिस्ट्री और फिजिक्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। इसमें से कौन सी चीज़ें जो रेस्पिरेशन के लिए ट्रू है। तो रेस्पिरेशन में होता क्या है कि जो ग्लूकोज होता है वो बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ, एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ना, एंड हीट, है ना। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं एंड उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं, साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे पूछा कौन सा ट्रू है रेस्पिरेशन के लिए। तो यहाँ पे ड्यूरिंग इनहेलेशन रिप्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड होता है, कि गैसेज एक्सचेंज होता है एल्वेली में, या फिर हेमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, या एल्वेली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। तो क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा है कौन सा ट्रू है, अब की बार ट्रू वाला पूछा है। तो देखो ड्यूरिंग इनहेलेशन रिप्स इनवर्ड एंड डायफ्राम रेज, तो ये गलत है, पहला वाला रॉन्ग है, फर्स्ट वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द एल्वेली, यस ये राइट है आपका, गैसेस एक्सचेंज क्या होता है, एल्वेली में होता है। हेमोग्लोबिन की ग्रेटर एफिनिटी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो थर्ड वाला भी आपका गलत है, थर्ड वाला भी गलत है। फोर्थ वाला बोला एल्वेली इंक्रीज करती है सरफेस एरिया, यस एल्वेली एक तो गैसेस एक्सचेंज करती है, उसके लिए वो क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है। तो ये आपने एल्वेली के फंक्शन में भी याद किया होगा। तो यस फोर्थ भी ठीक है। तो आपको तो ट्रू वाले पूछे ना, सेकंड और फोर्थ, तो आपकी यार ट्रू वाला पूछा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा एंड प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है। अगर आप प्लेलिस्ट के क्वेश्चन पेपर्स को, PYQs को अच्छी तरह से कर लेते हैं, मैंने इन डिटेल कराए हुए कंसेप्ट के साथ समझाया हुआ है, तो मिड टर्म प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी तरह से हो जाएगी एंड जो फाइनल एग्जाम प्रिपरेशन है CBSE बोर्ड, वो भी आपका बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट की वीडियोज़ को ज़रूर चेक कर लेना, मतलब आपको 4 से 5 क्वेश्चन पेपर भी समझ लोगे तो 90% आपको मतलब अच्छी तरह से समझ आ जाएगा, 90% आप अटेम्प्ट कर पाओगे, और 10% तो फिर एक्स्ट्रा और भी आपको करना पड़ेगा। तो मतलब 4 से 5 क्वेश्चन पेपर आप प्लेलिस्ट के ज़रूर चेक कर लेना, जो मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाले होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका एजर्शन रीज़न है। एजर्शन रीज़न में आपको पूछा गया है कि एजर्शन रीजन में आपको पता ही होता है 4 स्टेटमेंट्स होती है ना, या तो एजर्शन रीजन दोनों ट्रू होंगे और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू होगा, तो ए ऑप्शन होगा। अगर एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं होता तो वो बी ऑप्शन होता है। अगर एजर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स हो तो सी होता है। एजर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू हो तो डी ऑप्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले 5th क्वेश्चन पे आते हैं। एजर्शन बोल रहा है रेस्पिरेशन अपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये आपने पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन की रिएक्शन जस्ट अपोजिट होती है फोटोसिंथेसिस की। जैसे मैंने अभी रेस्पिरेशन में आपको बताया था, ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है और CO2 और H2O बनती है और एनर्जी। अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूं, यानी कि CO2 H2O और एनर्जी दे दूं, यानी सनलाइट के फॉर्म में, तो वो क्या बनाएगा, ग्लूकोज और क्या बना देगा, O2 बना देगा ना। तो यानी कि यस, रेस्पिरेशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि रेस्पिरेशन की रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो मुझे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन मिल जाती है। तो यहाँ पे एजर्शन ठीक है आपका, ठीक है। अब रीजन देखेंगे, इन फोटोसिंथेसिस फूड मेड फ्रॉम एनर्जी एंड रेस्पिरेशन फूड इज कन्वर्टेड टू एनर्जी। यस यही तो हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है और रेस्पिरेशन में फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एक बार इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं हम। तो रेस्पिरेशन में मैंने आपको क्या बताया, रेस्पिरेशन की रिएक्शन देख लो पहले।
रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। तो ये जो ग्लूकोज होता है एक्वस फॉर्म में, ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, सेल में जो ऑक्सीजन होती है उनके साथ बर्न होता है, और उसके बाद ये क्या बनाता है, CO2 + H2O एंड साथ में एनर्जी। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है। ग्लूकोज जब आप खाना खाते हो, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर CO2 एंड H2O रिलीज करता है। ये रिएक्शन बैलेंस कर देना, C6 है तो यहाँ 6, H भी देखो 12 है तो ये यहाँ 6 आ जाएगा, तो बैलेंस कर सकते हो आप। तो ये रेस्पिरेशन की रिएक्शन होती है। जस्ट अगर मैं फोटोसिंथेसिस लिखूँ ना तो कुछ नहीं करना आपको, इसका क्या कर लेना है, इसका रिवर्स कर दो, ये पहले आ जाएगा और ये इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे CO2 एंड H2O, साथ में आपको सनलाइट एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में सनलाइट देनी पड़ती है, तो आपका ग्लूकोज बनता है C6H12O6 + O2, एंड यहाँ भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस आपको याद रखना है, ये एंडोथर्मिक होता है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, जबकि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तो ये भी याद रखा करो। तो यहाँ पे इसको बैलेंस भी कर लेना, ये 6, ये भी 6 हो जाएगा। तो ये जैसे इसका अपोजिट ही तो है, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, है ना, तो सही तो कह रहा है क्वेश्चन में। तो असर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, कि रीज़न में यही तो कहा था इन्होंने क्वेश्चन में कि फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है। यस, फोटोसिंथेसिस में देखो फूड बना है, ये फूड क्या है, ग्लूकोज है ना, तो ये ग्लूकोज होता है, तो ये फूड यहाँ पे बना है। तो यस, फोटोसिंथेसिस में फूड बन रहा है, जबकि रेस्पिरेशन में फूड क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। फूड किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। फूड कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में। तो ये रीज़न भी बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से तो ये रीज़न इसी को तो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये इसका जस्ट अपोजिट है, तो ये दोनों ठीक भी है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसलिए इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। क्या होगा इसका आंसर, ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। एजर्शन है लाइट ट्रैवल फास्टर इन ग्लास देन इन एयर। अब यहाँ पे लाइट वाले चैप्टर में आपको पता होगा कि लाइट जो होता है, लाइट फास्टर कहाँ पे चलेगी, यानी फास्टर का मतलब स्पीड कहाँ पे ज़्यादा होगी लाइट की, स्पीड लाइट की कहाँ ज़्यादा होगी, रेयर मीडियम में। कहाँ पे ज़्यादा होगी, रेयर मीडियम में। और लाइट की स्पीड कम कहाँ पे होगी, यानी वो स्लो कहाँ पे चलेगी, स्पीड कम का मतलब स्लो कहाँ पे चलती है लाइट, डेंसर मीडियम में। क्योंकि डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो लाइट की स्पीड कम कर देते हैं, और स्पीड कम हो जाएगी डेंसर मीडियम में, और लाइट चलेगी कहाँ पे ज़्यादा, स्पीड जहाँ ज़्यादा होगी रेयर मीडियम में। समझ आ गया। तो और जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा कहाँ पे होती है, रेयर में ना। तो रेयर में क्या होता है, रेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो कम हो जाएगा, क्योंकि स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। और जहाँ स्पीड कम होती है लाइट की, वहाँ पे हम क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम। और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये याद रखना। यानी स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होते हैं वो एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। स्पीड ज़्यादा है तो रिफ्रैक्टिव कम होता है, स्पीड कम है तो रिफ्रैक्टिव ज़्यादा होता है। ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद करना है। समझ आ गया। तो ये मैंने समझाने के लिए बताया क्वेश्चन 6 का। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, इन्होंने बोला है एजर्शन लाइट ट्रैवल फास्टर इन ग्लास देन इन एयर। तो देखो ग्लास क्या है, ग्लास के तो पार्टिकल क्लोज होते हैं ना, सॉलिड है, क्योंकि एयर के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं। तो एयर तो रेयर मीडियम है, एयर कैसा है, रेयर मीडियम। और ग्लास कैसा है आपका, डेंसर मीडियम है ना। ग्लास में लाइट पार्टिकल क्या होता है, सॉलिड है, तो सॉलिड के पार्टिकल पास होते हैं, तो स्पीड कम हो जाएगी, यानी ये डेंसर मीडियम है। और यहाँ स्पीड ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये एयर जो होती है वो इसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, तो ये रेयर मीडियम है। तो इन्होंने बोला कि लाइट ग्लास में तेज़ी से चलेगी एयर के कंपैरिजन में। तो ग्लास तो डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में तो स्पीड कम होगी, तो स्लो चलेगी ना लाइट। कैसी चलेगी, स्लो चलेगी। तो यानी कि ये एजर्शन क्या बता रहा है, गलत बता रहा है। इन्होंने बोल दिया कि फास्टर ग्लास में चलेगी। ग्लास तो कैसा मीडियम था, अभी मैंने बताया, ये आपका डेंसर मीडियम है। और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड कम होती है, स्लो होती है लाइट। स्पीड कम होती है, लेस होती है, यानी लाइट कैसे चलेगी, स्लो चलेगी। तो यानी एजर्शन तो गलत बता रहा है। तो रीज़न देखो, ग्लास डेंसर देन एयर है, ये ठीक है कि ग्लास डेंसर होता है, एयर रेयर होती है। तो रीज़न ठीक है, बट एजर्शन गलत है। ठीक है, तो एजर्शन गलत, रीज़न सही, डी ऑप्शन है। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 6 का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर, एक इनलार्ज इमेज बनती है बिहाइंड द मिरर, ये इमेज कैसी होती है? तो यहाँ पे आपने कॉन्केव मिरर अगर पढ़ लिया है तो कॉन्केव मिरर में जो लास्ट केस होता है, स्पेशल केस जिसको कहते हैं हम, कि लाइट जो ऑब्जेक्ट होता है ना विद इन फोकस, विद इन फोकस का मतलब समझ गए, फोकस से पहले, ठीक है, विद इन द फोकस, तो इमेज जो होती है वो इनलार्ज बनती है और वो बिहाइंड द मिरर होती है। तो उस टाइम पे कैसी इमेज होगी? तो देखो कॉन्केव मिरर मतलब ऐसा मिरर जिसमें पॉलिश सरफेस तो आउटवर्ड होता है और जो रिफ्लेक्शन सरफेस होता है वो इनवर्ड होता है। तो इसमें आपको ये वाला केस स्पेशल केस भी कहते हैं इसको हम, ये इसका पोल होता है, ये इसका जिस स्फेयर की रेडियस है वो सी है, और सी और पी के बीच में जस्ट फोकस होता है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस से विद इन का मतलब फोकस से पहले पहले रखा है, यानी फोकस और पोल के कहीं बीच में रखा है, तो इस केस में स्पेशल केस बनता है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नाम होता है ए बी ऑब्जेक्ट है। अब ये ए से हमने एक लाइन तो पैरेलल खींची, पैरेलल लाइन कहाँ से जाएगी? फोकस से जाएगी। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर सी से भेजेंगे, लेकिन जानी कहाँ से चाहिए? सी से भेजते हुए ए से होते हुए जानी चाहिए, सी से भेजो और ए से होते हुए पहले इस मिरर पर टकराएगी, और फिर सी वाला रूल क्या कहता है कि सी से अगर इंसिडेंट हो रही है तो सी से ही वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सी से मैंने भेजी और ये मिरर पे ऐसे टकरा के, बट सी से भेजने का मतलब ए से होते हुए जानी चाहिए, तो ये मिरर से टकरा के वापस यहीं पे आ जाएगी। तो ये वापस जाने वाली भी यही थी और आने वाली भी यही थी। तो देखो यहाँ पे ये मिलेगी नहीं, यहाँ पे ये डाइवर्ज होगी, तो मिलेगी ये बढ़ाने पे, जब मैं से स्केल से इसको एक्सटेंड करूँगी दोनों लाइट रेज को, तो ये ऐसे करके यहाँ कहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे बिहाइंड द मिरर आ जाएगी, यानी ए डैश बी डैश जो होगा वो मिरर के पीछे होगा। और देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आया ना, तो यानी कैसी इमेज होगी? अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आया तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगी। तो कॉन्केव मिरर में खास याद रखना, कॉन्केव मिरर जो होता है ज़्यादातर इमेजेस वो रियल बनाता है, रियल के साथ इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है कॉन्केव मिरर। मोस्टली केसेस में, मोस्टली जो होता है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। बट जो ये स्पेशल केस होता है, इसे स्पेशल केस भी कह सकते हो आप। स्पेशल केस कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट को मैं पोल से लेके फोकस इस रेंज पे रखूँगी, इस रेंज पे रखूँगी, पोल से फोकस। मान लो क्वेश्चन में फोकस आपको फोकल लेंथ आपको मान लो 10 सेंटीमीटर दी होती, तो आपको क्वेश्चन बोलते कि बिहाइंड द मिरर बन रही है, अगर जो इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, तो समझ जाओ स्पेशल केस की बात हो रही है। कॉन्केव मिरर बिहाइंड द मिरर सिर्फ इसी केस में बनाता है। तो फोकल लेंथ अगर 10 है तो इसकी रेंज क्या होगी? तो पोल 0 बोलते हैं और फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 10, तो 0 से 10 रेंज होगी। समझ आ गया? अगर 10 फोकल लेंथ दी है, तो अगर मेरे को बोल दिया बिहाइंड द मिरर इमेज बन रही है या वर्चुअल इरेक्ट इमेज बन रही है, तो एक ही केस होगा, जब रेंज क्या होगी? 0 से फोकस के बीच में, यानी 0 से 10 के बीच में। अगर ये 20 होता तो 0 से 20 के बीच में। समझ आया? तो ये रेंज होती है इस स्पेशल केस की। अदरवाइज कॉन्केव मिरर मोस्टली केसेस में रियल इन्वर्टेड बनाएगा, बस इसी केस में आपको याद रखना। इसकी रेंज भी आती है कई बार पेपर में। समझ आ गया? अगर यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो 40 दे देते तो फोकल लेंथ 20 आती, तो रेंज क्या बन जाती थी? 0 से 20। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दे देते? रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 40 देते तो फोकल लेंथ कितनी आ जाती? फोकल लेंथ आपकी 20 आ जाती, क्योंकि आधा होती है फोकल लेंथ, रेडियस का क्या होती है? आधा। अगर ये 40 है तो ये 20 आ जाएगी, तो तब आपकी रेंज चेंज हो जाएगी 0 से 20, अगर ये स्पेशल केस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो रेंज क्या होगी? पोल से लेके फोकस, पोल को 0 कहेंगे और जितने फोकल लेंथ होगी उतनी रेंज आ जाती है इस स्पेशल केस में। कौन सा स्पेशल केस? जब इमेज या तो वर्चुअल इरेक्ट बोले या बिहाइंड द मिरर बोले। बिहाइंड द मिरर जब भी कॉन्केव मिरर बनाएगा तो कैसे बनाएगा? वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है, तो इसमें मैग्नीफिकेशन जो होता है वो प्लस में आता है। किस में आता है? प्लस में। वर्चुअल इरेक्ट में मैग्नीफिकेशन कैसा आता है? प्लस में, तो पॉजिटिव आएगा। समझ आ गया? तो ये स्पेशल केस को आपको याद रखना होता है। तो यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, तो इसका ऑप्शन क्या है? रियल तो नहीं है, इन्वर्टेड भी नहीं है, वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड कभी नहीं आता, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। डी ऑप्शन इसका आंसर है, डी ऑप्शन इसका आंसर है। आई होप डिटेल में भी समझ आ गया होगा। ये स्पेशल केस आपको अच्छी तरह से करना होता है, जब आपका फोकस से पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगा या विद इन फोकस बोले तो इमेज हमेशा इधर बनती है, क्योंकि इधर तो ये डाइवर्ज हो जाती है। तो इसी केस में मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगा, बाकी सारे केस में रियल इन्वर्टेड है तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आता है बाकी सारे केसेस में। बस यहाँ पे कॉन्केव मिरर में पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास 1.65 एंड फॉर अल्कोहल 1.36 विद रिस्पेक्ट टू एयर। व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का भी दिया और अल्कोहल का भी दिया, और जब भी एयर या वैक्यूम की रिस्पेक्ट में बोलते हैं ना तो वह एब्सोल्यूट होता है। तो मैंने आपको बता रखा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे दो होते हैं, एक एब्सोल्यूट होता है और एक आपका होता है रिलेटिव। तो जब भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी रिस्पेक्ट में निकालते हो, वैक्यूम या फिर एयर की रिस्पेक्ट में, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या फिर एयर, बात एक ही है, ठीक है, तो फिर एब्सोल्यूट होता है। बट रिलेटिव में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम, अनदर मीडियम की रिस्पेक्ट में जब हम निकालते हैं एक मीडियम का दूसरे मीडियम की रिस्पेक्ट में, तो रिलेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और कुछ नहीं बोला मैंने, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो समझ जाओ वो एब्सोल्यूट है, वो एयर या वैक्यूम की रिस्पेक्ट में होता है। बट अगर मैं बोल रही हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अब केवल वाटर की रिस्पेक्ट में है ना, यानी वाटर से लाइट कहाँ पे पड़ी है, ग्लास पे पड़ी है, तो ग्लास का एब्सोल्यूट होगा, ग्लास पे पड़ी है तो ग्लास का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा किसकी रिस्पेक्ट में, वाटर की। तो जब एक मीडियम का दूसरे मीडियम की रिस्पेक्ट में होता है तो रिलेटिव, और एक मीडियम का एयर या वैक्यूम की रिस्पेक्ट में उसको यहाँ लिखने की खास ज़रूरत नहीं होती, तो वो एब्सोल्यूट होता है। तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.65 किसकी रिस्पेक्ट में, एयर की, तो ये ग्लास का एब्सोल्यूट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.65। ऐसी रिलेटिव इंडेक्स अल्कोहल का भी एयर की रिस्पेक्ट में दिया है, तो अल्कोहल का भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है, ठीक है, तो आपको अल्कोहल का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, अल्कोहल का भी एब्सोल्यूट वाला दिया हुआ है, क्योंकि एयर की रिस्पेक्ट में बोल दिया, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है अब आपको, 1.36, ठीक है। तो अब मेरे को निकालना किसका है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मेरे को ग्लास का, किसकी रिस्पेक्ट में, अल्कोहल की, यानी ग्लास का निकालना है अल्कोहल की रिस्पेक्ट में। इसका मतलब अल्कोहल से लाइट आएगी और किस पे इंसिडेंट होगी, ग्लास पे। तो ग्लास का निकालना है तो ग्लास तो यहाँ, और कहाँ से आ रही है, अल्कोहल से आ रही है लाइट, तो अल्कोहल ऊपर लिखना है। तो जब भी आपको अल्कोहल से ग्लास का निकालना हो तो दो फॉर्मूले बनेंगे, देखो एक फॉर्मूला तो स्पीड से भी निकल जाता, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का अल्कोहल की रिस्पेक्ट में स्पीड से भी निकल जाता, कि वी ग्लास में कितनी है लाइट की स्पीड ग्लास में कितनी है, ग्लास का निकालना है ना, तो ग्लास की स्पीड कहाँ रखनी पड़ेगी, ऊपर रखनी, नहीं ग्लास का निकालना है ना, तो ग्लास की स्पीड नीचे, और अल्कोहल से लाइट आ रही है तो अल्कोहल की स्पीड नहीं, लाइट की स्पीड अल्कोहल में, लाइट की स्पीड अल्कोहल में ऊपर, लाइट की स्पीड ग्लास में नीचे। कब, जब ग्लास का निकालना, और क्या दी हूँ मुझे, स्पीड ऑफ लाइट अल्कोहल में कितनी है और ग्लास में कितनी है, तो ग्लास का निकालना तो ग्लास की स्पीड नीचे, ग्लास में लाइट की स्पीड नीचे और अल्कोहल में ऊपर, यानी जिसका निकालना होता है उसकी स्पीड नीचे होती है, रिफ्रैक्टिव और जो स्पीड होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ग्लास का बोला तो ग्लास की नीचे लिखनी होती है, ठीक है। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, इनके एब्सोल्यूट से, इन दोनों के एब्सोल्यूट अगर मालूम है ग्लास का और अल्कोहल का, तो ग्लास का निकालना है ना, तो ग्लास का एब्सोल्यूट ऊपर आएगा और अल्कोहल का नीचे आएगा। देखो स्पीड में तो क्या हो रहा था, स्पीड के फॉर्मूले से निकालना था तो ग्लास की स्पीड नीचे थी और अल्कोहल की ऊपर थी, बट अगर एब्सोल्यूट से निकालना है तो ग्लास का निकालना है ना, तो ग्लास के ऊपर एब्सोल्यूट आएगा और अल्कोहल का नीचे। तो अभी हमें ये तो दिया नहीं क्वेश्चन में, तो हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे, ये वाला, एक बार फिर से सिंबल फॉर्म में बता देती हूँ। अगर मेरे को एक मीडियम का दूसरे मीडियम की रिस्पेक्ट में निकालना हो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल याद रखा करो, ये होता है, ठीक है। तो अगर मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का दूसरे मीडियम की रिस्पेक्ट में निकालना, कैसे पढ़ूंगी इसे मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, यहाँ जो होता है वो पहले लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू किसकी, सेकेंड मीडियम, ठीक है। तो अगर मेरे को इन दोनों की स्पीड दी होती, लाइट की स्पीड फर्स्ट में कितनी है, सेकंड में कितनी है, तो फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव निकालना, तो फर्स्ट की स्पीड लाइट में नीचे और सेकंड की स्पीड लाइट में ऊपर, यानी स्पीड वाले में ध्यान रखना, जिसका निकालना हो उसकी स्पीड नीचे और जिससे आ रही है लाइट वहाँ उसकी स्पीड ऊपर। और अगर इन दोनों के एब्सोल्यूट पता हो तो इसका एब्सोल्यूट, जिसका निकालना है रिफ्रैक्टिव, उसका एब्सोल्यूट ऊपर आ जाएगा और
सेकंड से आ रही है तो सेकंड का एब्सोल्यूट नीचे। तो ये फॉर्मूला आपको रखना है ध्यान में। तो मेरे को ग्लास का निकालना है और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, अल्कोहल की। तो मुझे ये वाला फॉर्मूला तो लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे स्पीड नहीं दी, मुझे एब्सोल्यूट दिए दोनों के। तो मेरे को ग्लास का बोला है तो ग्लास का एब्सोल्यूट ऊपर और अल्कोहल का एब्सोल्यूट नीचे। अब ग्लास का एब्सोल्यूट आपको 1.65 दिया है और अल्कोहल का आपको 1.32 दिया था। ग्लास का 1.65, अल्कोहल का 1.36। तो ग्लास का हमने ऊपर रखा नीचे। यहाँ भी 2 के बाद डेसिमल लगा और यहाँ भी 2 के बाद डेसिमल लगा। तो डेसिमल से डेसिमल आप चाहो तो काट दो, नहीं तो ये इसका डेसिमल 100 नीचे आ जाएगा, डेसिमल हटेगा तो। और इसका भी 2 के बाद डेसिमल है तो ऊपर 100 आ जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा। नहीं तो सिंपल से ऐसे काट सकते हो। तो ये 165/132 को अब आप डिवाइड करके देखो। तो ये डिवाइड करके 165 और 132, ये देखो न्यूमरेटर ऊपर अंदर रखना होता है, डिनोमिनेटर बाहर रखना होता है। अब ये इसके 1 पे जाएगा, पहले तो माइनस कर दो, फिर 0। अब ये पॉइंट लगा दो। तो ये 132 पे तो ज़्यादा आ जाएगा ना, 3 2 6 3 9 3 पे ज़्यादा, 2 पे जाएगा ये। तो 2 2 4 2 2 6 2 1 2, 605 पे चला जाएगा। ये कितना आ रहा है, 1.2। बी ऑप्शन ठीक है इसका, बी ऑप्शन। तो कितना आ रहा है, 1.2 समथिंग आ रहा है, यानी इतना ही आ रहा होगा 1.21। तो यानी ये बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आई होप डिटेल में आपको समझ भी आ गया। अगर स्पीड दी होती तो आप ये वाला फॉर्मूला ले लेते, ये वाला। अगर आपको एब्सोल्यूट दिया है तो आप ये और ये ले लो। और अगर मान लो स्पीड भी दी होती, किसी को एब्सोल्यूट दिया होता तो ये फिर तीनों को एक साथ इक्वल में रख देते, ठीक है। फिर जो जो दिया होता वो उससे निकल जाता। नेक्स्ट सेक्शन बी देखेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन है ये आपके सेक्शन बी के। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में बताया गया। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, जहाँ पे लाइट बेंड हो जाती है। रिफ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, लाइट की बेंडिंग। बट एटमॉस्फेयर बोल दिया तो एटमॉस्फेयर में लाइट की बेंडिंग होती है। जब वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में जाती है लाइट तो वो बेंड कर जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्यों होता है, इसका रीज़न है डेंसिटी ऑफ एयर क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होती है तो डेंसिटी कम होती रहती है, जिससे टेम्परेचर, ये सब ऑप्टिकल डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्टार्स को हायर देन एक्चुअल दिखाता है, कि मतलब जितनी हाइट पे वो होते नहीं उससे ऊपर वाली हाइट पे दिखा देता है। और एडवांस सनराइज दिखाता है, डिलेड सनसेट, ओवल अपीयरेंस ऑफ द सन। तो ये सब किसके फिनोमिना है, स्टार हायर दिखते हैं, एडवांस सनराइज दिखता है, सनसेट डिले हो जाता है, तो ओवल दिखना है सन की शेप वगैरह का। तो ये सब किसका फिनोमिना है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का फिनोमिना है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अपरेंट लेंथ ऑफ द डे इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, सेम रहेगी, या ऑल ऑफ दिस। तो देखो अभी आपको पढ़ा था, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण एडवांस सनराइज होता है और सनसेट डिले हो जाता है। तो जब एडवांस सनराइज होगा यानी 2 मिनट पहले, और डिलेड सनसेट 2 मिनट बाद होगा, तो 2 2 4 मिनट का बढ़ गया ना। सनराइज पहले हो गया और सनसेट बाद में हुआ, तो ये तो डे की लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, तो इंक्रीज हो जाती है। ए ऑप्शन ठीक है इसका। तो सेक्शन बी का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज समझ गए ना क्यों हुई है, क्योंकि 2 मिनट हमारा सनराइज पहले होता है और डिलेड सनसेट का अंदर 2 मिनट बाद ही, आपने पढ़ा होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में। तो जिस कारण से डे बढ़ जाता है, तो इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड देखेंगे, अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार अपेयर रेज टू, जो पोजीशन ऑफ स्टार्स होती है वो थोड़ी रेज हो जाती है, अभी आपने पढ़ा था ना कि हायर दिखते हैं वो। तो यस, ये इसका कॉज भी क्या है, इसका कॉज भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही तो ये हो रहा है। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है। स्कैटरिंग नहीं है, स्कैटरिंग के कारण तो क्या होता है, लाइट की डायरेक्शन, लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है ना, स्कैटरिंग कहते हैं उसको। तो ये नहीं है इसका आंसर, ए ऑप्शन ठीक है इसका। द सन अपीयर ओवल शेप्ड और फ्लैटन, ये भी अभी आपने पढ़ा था कि ओवल अपीयरेंस हो जाती है सन की सनराइज पे। तो यस, ये भी आपका ओवल शेप्ड या फ्लैटन किस रीज़न से हो रहा है, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है। सी ऑप्शन है इसका आंसर। तो सेकंड का आंसर ए होगा, यानी सबका आंसर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। थर्ड का आंसर भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे तो आंसर दे ही दिए थे, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हो गया, अगर स्टार हायर दिखते हैं या रेज दिखते हैं, सनराइज हो रहा है एडवांस में, सनसेट डिले हो रहा है, तो जिससे डे बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
ओवल अपीयरेंस हो रही है सन की, है ना। तो ये सब, तो सबका कॉज क्या है, एक ही कॉज है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एंड नॉन ट्विंकलिंग ऑफ प्लैनेट, इसका भी कॉज क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो इसका आंसर भी सी ऑप्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे सबके फिनोमिना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका 10th। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। तो ये क्वेश्चन अगर आ भी गया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, तो ये याद रखो, किडनी होती है, यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है। किडनी एब्डोमेन में होती है, on the either side of backbone. Urine produced in the kidney pass through the ureter into the urinary bladder where it is stored until it released through the urethra. तो स्टोर कहाँ पे होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये यहाँ पे किडनी का डायग्राम बना के दिया, कई बार तो ये पेपर में डायग्राम ही आ जाता है आपको, तो ये डायग्राम आपको आना चाहिए, लेबलिंग आनी चाहिए, किडनी है ये, फिर किडनी यूरेटर से क्या करती है किडनी, देखो ये किडनी के बारे में बताया था ना, किडनी एब्डोमेन में होती है, उसके बाद ये यूरिन प्रोड्यूस करती है, पास होके यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और फिर यूरेथ्रा से बाहर आ जाता है। तो किडनी से यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ओपनिंग, ठीक है। तो ये पूरा यूरिनरी सिस्टम होता है हमारा। अब इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन, यूरिन बनाने का पर्पस क्या है। तो यहाँ पे वैसे तो बायो के क्वेश्चन से आपको आने चाहिए, मैं इसके आंसर्स बता देती हूँ आपको। तो यूरिन बनाने का पर्पस क्या होता है, गेट रिड ऑफ वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर, इसका पर्पस है फर्स्ट का। ये क्या करता है, जितने भी हमारे बॉडी में वेस्ट होते हैं, जो हम वेस्ट जो हमारा कलेक्ट होता है, चाहे वो हम फूड खाए या कुछ भी पीते हैं, तो जो वेस्ट है और जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको क्या करते हैं, उसको हमें क्या करना होता है, इससे बाहर निकालना होता है बॉडी से। तो यानी कि इस रीजन से क्या होता है, यूरिन बनता है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट का, गेट रिड ऑफ वेस्ट एंड एक्स्ट्रा वाटर विच नॉट नीडेड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसका सेकंड वाला पार्ट, व्हाट इज बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना होता है बोमेन कैप्सूल क्या है, ये एक स्ट्रक्चरल फंक्शन है और ये एक यूरिनरी स्पेस क्रिएट करता है और फिल्टर करता है ब्लड को, एक फिल्ट्रेट, एक पार्टिसिपेट इन फिल्ट्रेट, तो यहाँ पे आपको पहले बताना है कि ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पार्टिसिपेट करता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलर और कैपिलरीज से, ठीक है। तो ये इसका फंक्शन होता है। उसके बाद व्हाट इज डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, देखो डायलिसिस जब किसी की किडनी खराब हो जाती है तो वो क्या कराते हैं, डायलिसिस कराते हैं ना। तो यहाँ पे डायलिसिस क्या है, ये एक प्रोसीजर है, डायलिसिस इज अ प्रोसीजर to remove waste products and excess fluid from blood. When kidney stops functioning. तो
डायलिसिस सबको समझ आ गया। डायलिसिस एक प्रोसीजर को कहते हैं जिसमें वेस्ट रिमूव होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो भी बॉडी के अंदर होते हैं। एक्सेस फ्लूइड अगर है तो ब्लड से निकालने में डायलिसिस प्रोसीजर यूज़ होता है। जब कब होता है ये यूज़, जब किडनी आपकी वर्किंग प्रॉपरली नहीं करती, ढंग से काम नहीं करती है, तो डायलिसिस होता है। मशीन्स के थ्रू होता है ये फिर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ब्लड को मशीन में डाल के क्लीन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर क्या कर रहा है, देखो यूरिन, अभी मैंने बताया था किडनी क्या कर रही है, किडनी कर रही है आपका किडनी से यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी एंड पास कहाँ होता है, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर में ये स्टोर हो रहा है। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है एंड एम्प्टी कर देता है। जब यूरिन स्टोर करके, पहले स्टोर करता है फिर उसको यूरिन को एम्प्टी करता है यूरेथ्रा के थ्रू। तो इसका फंक्शन क्या है यूरिनरी ब्लैडर का, ये स्टोर करता है यूरिन को। तो मेन फंक्शन ये क्या है, स्टोरेज एंड एम्प्टिंग यूरिन थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यूरिन को स्टोर कर रहा है, स्टोरेज एंड एम्प्टिंग यूरिन, या उसको एक्सक्रिएट आउट कर रहा है। ठीक है, किसके थ्रू कर रहा है एक्सक्रिएट, यूरेथ्रा के थ्रू। तो यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको पूछा था नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है ह्यूमन में। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर एक्चुअल में कब मेज़र किया जाता है। तो जो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर है, जब हार्ट बीट करता है, ठीक है, हार्ट बीट करता है तो उस टाइम पे जो प्रेशर होता है उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक प्रेशर तब होता है जब हार्ट रेस्ट कर रहा होता है। समझ आ गया, जब बीट कर रहा होता है यानी धड़क रहा होता है तब तो नॉर्मल सिस्टोलिक, और जब रेस्ट कर रहा होता है हार्ट, ठीक है, तो उस टाइम पे उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। तो डायस्टोलिक प्रेशर और नॉर्मल सिस्टोलिक की आपको नंबर्स पूछे गए थे कितना कितना होता है। तो इसके लिए आपको अगर मैं बात करूँ नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर की, तो ये होता है आपका 120 mmHg, ठीक है, इतना होता है। और जो आपका डायस्टोलिक होता है ये होता है आपका 80 mmHg, प्रेशर की यूनिट होती है। तो ये याद कर लेना आप। नेक्स्ट इसमें पूछा है बाय विच एपेरेटस कैन वी मेजर इट। तो किससे हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो ये डिवाइस होता है जिससे हम इसे मेज़र करते हैं, स्पाइकोमैनोमीटर, ठीक है। तो इस डिवाइस से हम इसे मेज़र करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द रे डायग्राम फॉर्म बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। जब ऑब्जेक्ट एफ पे होता है तो कॉनकेव मिरर का पूछा है, और जब ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर तो कॉन्वेक्स का पूछा है। तो यहाँ पे अगर आपको रे डायग्राम बनाने आ गए हैं तो ये आप आसानी से कर लोगे। सबसे पहले आपको क्या पूछा है, कॉनकेव मिरर का जब ऑब्जेक्ट एफ पे हो। तो कॉनकेव मिरर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जिसमें पॉलिशिंग तो आउटवर्ड होती है और रिफ्लेक्शन इनवर्ड होता है। तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है यहाँ पे जिस स्फेयर से इसे हटाया गया है, ये सी है।
ये इसके बीच में जो आएगा वो एफ है ना। तो अगर सी आप 4 पे ले रहे हो यहाँ से यहाँ तक, तो ये 2 पे आ जाएगा। अब आपको ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखने को बोला है कि ऑब्जेक्ट फोकस पे रखना है, तो ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पे रखा, ये रहा फोकस, और फोकस पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ए बी ऑब्जेक्ट रख दिया। अब पहली लाइट रेज आप इस ऑब्जेक्ट के ए पॉइंट से डाला करो, पहली लाइट पैरेलल भेज दो। तो पैरेलल लाइट रेज कहाँ से, अब मिरर है तो मिरर रिफ्लेक्ट करेगा, तो कहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा, इसको फोकस से ही रिफ्लेक्ट कर देगा। पहले इंसिडेंट करने का एरो बनाओ, फिर रिफ्लेक्ट, मिरर से जैसे ये पैरेलल लाइट रेज जाएगी और टकराएगी तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, फोकस से। नेक्स्ट इसका हम सी से, मैंने आपको बताया था कि सी से भेजते हैं लाइट रे, तो सी से ही वापस आ जाएगी, बट सी से भेजनी कहाँ से, सी से ए की तरफ। तो पहले स्केल को सी से ए पे एडजस्ट करो, फिर ए पे यहाँ पे इंसिडेंट करो, मिरर से टकरा के वापस यहीं से आ जाती है, सी वाली लाइन वापस यहीं से आ जाती है। तो जब आप बनाओगे ना तो आप देखोगे दोनों लाइन पैरेलल जा रही होगी। कैसी जा रही होगी, पैरेलल जा रही होगी। तो ये बना के देखना आप। तो ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होता है, ऑब्जेक्ट जब फोकस पे होता है तो इमेज कहाँ पे चली जाती है, इन्फिनिटी पे चली जाती है। और साइज जो होता है ना इमेज का, इनफाइनाइटली लार्ज हो जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी पे तो बहुत ज़्यादा बनेगी, इनफाइनाइटली लार्ज। और अगर इसकी बात करें कैसी नेचर की बनेगी इमेज आपकी, तो ये इस साइड बन रही है, और मीट तो नहीं, ये यहाँ की साइड जब भी मिरर पे बनती है तो रियल इमेज होती है। रियल के साथ कैसी होगी, इरेक्ट होगी। देखो जब भी नीचे बने प्रिंसिपल एक्सिस के तो रियल इरेक्ट होती है, तो रियल इन्वर्टेड होगी। ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, साइज बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, एक्सट्रीमली लार्ज। एंड नेचर इसका, ये क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली लाइन है इसके नीचे बन रही है, तो ये रियल इन्वर्टेड होगी और पैरेलल जाएगी लाइट रेज। ठीक है। तो ये इसका डायग्राम होता है, जिसे आपको बनाना आना चाहिए। नेक्स्ट आपको कॉन्वेक्स का बनाना था, जब ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर से एक फाइनाइट डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर का बनाना है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, जिसमें जो पॉलिशिंग है वो इनवर्ड होगी और रिफ्लेक्शन जो है आउटवर्ड पार्ट में होगा। तो ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे करके आप बना देना। प्रिंसिपल एक्सिस ये है, वैसे तो इसका ये स्फीयर इधर जा रहा है तो सी इसका यहाँ होना चाहिए, बट मैं यहाँ पे बनाऊंगी इसका सी यहाँ पे है, ये पोल है इसका और ये फोकस है। अब फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब कहीं ना कहीं है, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो लाइट रेज ए से होते हुए ए बी ऑब्जेक्ट तो ए से भेजनी होती है, ए से पैरेलल भेजोगे जब आप। तो ये मिरर है, मिरर तो इस लाइट को इसी साइड भेजेगा, बट ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, डाइवर्जिंग। तो ये लाइट को इधर तो भेजेगा, बट ये कन्वर्ज ना करके डाइवर्ज करके भेजेगा, ऐसे भेजेगा। ये पैरेलल लाइट रेज को डाइवर्स कर देगा। अब डाइवर्स करेगा कहाँ से, डाइवर्स, क्योंकि पैरेलल लाइट रेज मतलब फोकस से डाइवर्स होगी, तो फोकस से ऐसे करके आपको ऐसे डाइवर्स करते हुए दिखाना है। तो ये डाइवर्स करेगा लाइट को। दूसरा, ए से आप कहाँ पे भेजो, ए से पहला रूल तो मैंने बता दी, पैरेलल जाएगी तो वो डाइवर्ज होगी। डाइवर्ज कहाँ से होगी, फोकस से डाइवर्ज करनी, तो ऐसे डॉट डॉट करके फोकस से डाइवर्ज कर देना इस लाइट को। सेकंड, आप सी से भेजोगे, अगर सी से मतलब ए से होते हुए सी से भेजो, तो यहाँ पे ए से अगर सी पे होते हुए जाएगा तो ये इधर जाके, ये आप इसके उससे बनाओगे ना तो बिल्कुल करेक्ट बनेगा। अभी मैं डायग्राम दिखा भी दूंगी आप। तो ए से सी पे होते हुए, और आपको सी का केस मैंने बताया क्या होता है, यहीं से जाएगी और यहीं से वापस आ जाएगी। अच्छा, इसका सी तो इधर नहीं होता ना, इसका सी तो इधर होगा। तो इसे सी से भेजने का मतलब, या तो पोल वाला रूल भी कर सकते हो आप इसमें। ऐसे बनाओगे इसको। देखो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, पहली लाइट रेज ए बी से पैरेलल होते हुए
ये डाइवर्ज कहाँ से होगी, ये फोकस से होते हुए डाइवर्ज होगी। दूसरा केस आप ए से भेजो, बट इसका सी तो इधर थोड़ी ना होता है, इसका सी तो इस साइड होगा ना। तो ए से ऐसे भेजो, ए से कि ये सी से ऐसे, सी से ऐसे डॉट डॉट डालना, सी से ऐसे डॉट डॉट, यानी ये सी ए से गई किसके थ्रू होते हुए, सी से होते हुए, सी इसका इधर नहीं होता, इसका सी इधर लेना है। तो इसका ए से होते हुए सी पे होते हुए जाएगी, और सी से रूल क्या बनता है कि सी से ही वापस आ जाएगी, यानी यहीं से गई यहीं से आ गई। तो ये रिफ्लेक्टेड रे कौन सी, एक तो ये रिफ्लेक्टेड रे और एक ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, दोनों कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है। तो ये वाला जो है ऑब्जेक्ट बनेगा आपका, यहाँ इमेज बनेगी यहाँ से यहाँ तक। तो देखो ये बड़ा है और ये छोटी बन रही है, और फोकस के पास बन रही है, फोकस के पास बन रही है। तो ये केस आपको समझ आना चाहिए। इसका सी इधर नहीं है, इसका सी इधर है, तो आप इसको ए से होते हुए सी पे भेजो, सी पे ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट, और फिर सी से ही वापस आएगी। तो ये भी रिफ्लेक्टेड और ये भी रिफ्लेक्टेड, दोनों कहाँ पे काटी, यहाँ पे। फिर से देखो इसको, सबसे पहले क्या करना है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कैसे बनता है, जिसमें ऐसे करके यहाँ पे पॉलिशिंग होती है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस इसका, ये पोल है। अब इसका एफ और सी तो इस साइड होगा ना। तो पहला रूल तो कि मैंने ऑब्जेक्ट को मान लो यहाँ पे कहीं फाइनाइट डिस्टेंस पे यहाँ पे रख दिया, ए बी ऑब्जेक्ट को। अब इसका पहली लाइट कैसे भेजे, पैरेलल। अब पैरेलल लाइट रेज को ये मिरर से टकरा के लाएगा इसी साइड, बट ये डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज नहीं करेगा, डाइवर्ज करेगा। और डाइवर्ज होगी कहाँ से, फोकस से। पैरेलल लाइट रेज फोकस से होते हुए ऐसे डाइवर्ज हो जाएगी, कहीं से भी डाइवर्ज नहीं करोगे, इसको फोकस से ऐसे बढ़ाना और फोकस से। दूसरा रूल, ए से होते हुए सी पे होते जाए, इधर तो सी नहीं है, इसका सी तो यहाँ है, तो ए से होते हुए सी इसका यहाँ है ना, तो पहले स्केल को ए से सी पे एडजस्ट करना, फिर ये सी से ऐसे ऐसे ऐसे, और सी से ये वापस आ जाएगा, यहीं से जाएगा और यहीं से वापस आ जाएगा। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज, ये वाली भी और ये वाली भी, ये यहाँ पे काटिए। तो ये ऑब्जेक्ट देखो बहुत छोटा बन रहा है, बट बन प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहा है। तो ये ए डैश बी डैश यहाँ पे बना है, ये दोनों लाइट रेज यहाँ पे काटी है ना, यहाँ पे। तो ये ऑब्जेक्ट कैसा बनाता है, नियर फोकस और बहुत छोटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर में है तो और जो इमेज है वो स्मॉलर होगी ऑब्जेक्ट से, स्मॉलर ऑब्जेक्ट से होगी। और इसके अलावा कैसी होगी, इस साइड प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आई है, तो ये कैसी इमेज बनाता है, ये भी याद रखना। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ऑलवेज। अगर पूछे ना ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट इमेजेस कौन बनाता है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ऑलवेज ऑलवेज कैसी इमेजेस बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। वैसे तो एक और मिरर है जो ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर भी और कॉन्वेक्स मिरर भी, ये हमेशा कैसी इमेजेस बनाते हैं, वर्चुअल इरेक्ट। बट प्लेन मिरर एक, इसके अलावा प्लेन मिरर में एक और ख़ास बात होती है, प्लेन मिरर इक्वल साइज़ की इमेज बनाता है। तो अगर इक्वल साइज और वर्चुअल इरेक्ट बोलेंगे तब तो प्लेन मिरर बोलना, बट अगर सिर्फ वर्चुअल इरेक्ट बोलेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर बोलना। और अगर सिर्फ वर्चुअल इरेक्ट बोला तो दोनों आंसर हो सकते हैं। यानी कि आपको क्वेश्चन में पूछेंगे वर्चुअल इरेक्ट कौन बनाता है हमेशा, ऑलवेज, तो आप उसमें दोनों आंसर लिख सकते हो, प्लेन मिरर भी लिख सकते हो और आपका कॉन्वेक्स मिरर भी लिख सकते हो। बट अगर क्वेश्चन में बोल ही दिया स्फेरिकल मिरर में से कौन सा वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, तब तो कॉन्वेक्स ही बोलोगे ना। दूसरा, अगर आपसे पूछ लिया कि इक्वल साइज की और वर्चुअल इरेक्ट, इक्वल साइज की और वर्चुअल इरेक्ट, तो इक्वल साइज की वर्चुअल इरेक्ट सिर्फ प्लेन मिरर बनाता है, प्लेन मिरर, जिसके कारण उसका मैग्नीफिकेशन कितना आता है, +1, ठीक है। तीसरा अगर आपसे पूछ लिया कि इक्वल साइज की इमेजेस कौन बनाता है, इक्वल साइज की इमेज, और कुछ कंडीशन नहीं दी वर्चुअल इरेक्ट, तो आपका प्लेन मिरर भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है, कॉनकेव मिरर भी हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ ये वर्चुअल इरेक्ट कंडीशन ना दी, सिर्फ इक्वल साइज की, तो फिर प्लेन मिरर भी हो सकता है और स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर भी हो सकता है। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। तो ऑलवेज वाले क्वेश्चन जब भी आएंगे या तो प्लेन मिरर होता है या कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका आंसर, ठीक है। अगर इक्वल के साथ वर्चुअल इरेक्ट है तो फिर प्लेन मिरर होता है। तो यहाँ पे कैसा बना है, वर्चुअल इरेक्ट और नियर फोकस बना है, नियर फोकस, ठीक है। और कैसा नेचर तो पता चल गया वर्चुअल इरेक्ट, और साइज भी बता दिया मैंने इमेज का, और इमेज कहाँ बनी है, नियर फोकस, पोजीशन क्या है, नियर फोकस, ठीक।
ठीक है, तो ये इसके बारे में पॉइंट्स है। बाकी ऑब्जेक्ट एफ कॉनकेव मिरर का डायग्राम तो मैंने बनाना सिखा ही दिया आपको, ये ऐसे बनाना था। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट फोकस पे जब होता है तो पहले लाइट रेस को फोकस से होते हुए भेजो, फिर सी से होते हुए ए पे जाएगी और ए से फिर यहीं पे रिफ्लेक्ट, तो ये इमेज इन्फिनिटी भी बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस बर्न होती है तो कौन सी रिएक्शन होती है, देखो तो यहाँ पे आपको केमिकल इक्वेशन बनानी है। तो नेचुरल गैस को हम मीथेन को कहते हैं, किसको कहते हैं, मीथेन को कहते हैं। अब ये बर्न होगी, बर्न का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे, जब भी बर्न बोले तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब भी ऑक्सीजन के साथ बर्न होती है कोई चीज़ तो कंबशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, कंबशन रिएक्शन होता है। याद रखना, जब भी कोई चीज़, जब भी कोई कार्बन कंपाउंड बर्न होगा ऑक्सीजन के साथ तो कंबशन रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2 और H2O बनता है जब भी कंबशन रिएक्शन होगा। और साथ में हीट एंड लाइट बनेगी, हीट एंड लाइट। ठीक है, तो कंबशन रिएक्शन की रिएक्शन याद कर लेना। मीथेन हो चाहे अल्कोहल हो, कोई भी कार्बन कंपाउंड कंबशन रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ CO2 और H2O प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे बैलेंस करोगे तो ये 2CO2 हो जाएगा, ये 3H2 हो जाएगा। मीथेन का नहीं, यहाँ पे बैलेंस करना है ना, ये 2O2 होगा, ये 2O2 होगा और 2H2 होगा, ये नहीं होगा, ये एक ही था ना कार्बन, तो एक ही कार्बन रहेगा। तो ये बैलेंस करना तो आता ही होगा बच्चों को, तो बैलेंस कर सकते हो आप। तो ये हमारा कंबशन रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन बोला है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन रिएक्शन कभी करा रहे ना, C6H12O6 O2 के साथ रिएक्ट करेंगे, 6CO2 6H2O 6O2 एनर्जी रिलीज करेंगे, तो ये हमारा रेस्पिरेशन रिएक्शन है। बाकी फोटोसिंथेसिस भी आपको बताया था, उल्टा होता है जस्ट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 और देखते हैं, फिर सेक्शन डी और ई हम इसका नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड आपको बोला व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम गिवन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बोला इन्होंने, लाइट एयर से ग्लास में जा रही है, यानी एयर से, ये मैं समझा देती हूँ, यहाँ एयर है, एयर से मान लो ये ग्लास है पूरा, तो एयर से ग्लास पे लाइट जा रही है, अगर एयर से आ रही है और लाइट ग्लास पे जा रही है तो देखो ये लाइट इंसिडेंट की, फिर ग्लास पे, अब ग्लास तो ट्रांसपेरेंट होता है तो ये रिफ्लेक्ट तो करेगी नहीं, रिफ्रैक्ट करेगी। रिफ्रैक्ट का मतलब नॉर्मल से ये अपने एक्चुअल बात में ना जाते हुए हल्की सी बैंड होगी। बैंड का मतलब या तो अवे होगी नॉर्मल से या टूवर्ड्स। अभी ग्लास है क्योंकि डेंसर मीडियम होता है तो ये डेंसर में ना टूवर्ड्स नॉर्मल चली जाएगी, स्पीड कम हो रही है ना, तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल चली जाएगी, यानी अपने एक्चुअल पाथ से ना होते हुए ये थोड़ी पहले मुड़ जाएगी, ये नॉर्मल से के टूवर्ड्स बैंड होगी। जो नॉर्मल है तो अपने एक्चुअल बात तो ये था इसका, ये वाला, बट ये पहले आ जाएगी, मुड़ जाएगी, तो ये वाला रिफ्रैक्टेड रे होगा, ये एंगल आई होगा और ये एंगल आर होगा। ठीक है, नॉर्मल के साथ आर और नॉर्मल के साथ आई। तो ये एयर कैसी होती है, रेयर में लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, डेंसर में लाइट की स्पीड कम होती है, मैंने अभी आपको बताया। तो लाइट कहना क्या चाह रही है, लाइट एयर से ग्लास पे आ रही है, यानी एयर से ग्लास पे आ रही है, ग्लास पे आ रही है तो ग्लास का पूछ रहे, एक तरह से पढ़ेंगे कैसे इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
किसकी रिस्पेक्ट में, एयर की रिस्पेक्ट में। अब मैंने आपको बताया था एयर बोले चाहे वैक्यूम बोले बात एक ही है, क्योंकि वैक्यूम में भी लाइट की स्पीड सेम होती है जितनी एयर में होती है, ठीक है। तो ये आपको बोल रहे गिलास एयर से आ रही है गिलास में, पढ़ेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास का है, किससे, एयर से निकालना है आपको। तो अभी मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल बताया था आपको, एन, ऐसे एन थोड़ा लंबा सा बनाते हैं। गिलास का रिफ्रैक्टिव किसकी रिस्पेक्ट में, एयर की रिस्पेक्ट में। अब स्पीड वाले मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको, अगर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ग्लास में लाइट की स्पीड नीचे आनी चाहिए, गिलास की अगर रिफ्रैक्टिव है तो ग्लास की स्पीड नीचे आनी चाहिए क्योंकि इन्वर्स होता है, और एयर की में लाइट की स्पीड ऊपर आनी चाहिए। अब इस एयर में बोले चाहे वैक्यूम में सी होती है ना, और वी जी। अब आपको निकालना क्या है, ये निकालना है आपको। रिफ्रैक्टिव तो दे रखा है 1.5, यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका ग्लास का एयर की रिस्पेक्ट में दे रखा है। आपको सी भी पता होनी चाहिए, 3 × 10⁸ वैसे तो दे रखी है, वैक्यूम में इतनी होती है तो ये दे रखी है हमको। और वी जी ग्लास की स्पीड, ग्लास में लाइट की स्पीड निकालनी है आपको, तो ये निकालनी है। तो ये यहाँ चला जाएगा, ये डिवाइड में, तो ये यहाँ इनटू में चला गया और ये नीचे आ जाएगा बाद में, तो 1.5 नीचे आ जाएगा। अब 1.5 और 3 डबल है ना एक तरह से, या फिर आप इसका डेसिमल हटाओ तो 10 हो, एक के बाद है तो 10 ऊपर चला गया, 15, 3 5 जा और 5 2 जा। तो वैसे भी ये 1.5 डबल ही था 3 का, तो यहाँ डायरेक्ट ही कर सकते थे आप डबल। तो ये 2 × 10⁸ याद भी कर लेना इसको। ग्लास में लाइट की स्पीड कितनी होती है, 2 × 10⁸। जैसे वैक्यूम में 3 × 10⁸ होती है, ग्लास में आपकी 2 × 10⁸ होती है। तो ये मीटर पर सेकेंड में आएगा। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नंबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या एक नंबर, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले समझ आ गए होंगे, स्पीड की रिस्पेक्ट वाला फॉर्मूला भी, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एब्सोल्यूट वाला भी बताया था, तो उसको भी देखना। तो सेक्शन सी हमारा ख़त्म होता है क्वेश्चन 14 तक। सेक्शन डी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, सेक्शन डी वी, सेक्शन ई वी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल में नए हो। प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर देखना, उसमें क्वेश्चन पेपर से आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के और एनुअल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो तो उसके भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। डिटेल में मैंने ये समझा दिया है आपको, तो आई होप समझ भी आ गया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।